नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक प्राइवेट बैंक के बारे में और इंडिया के सबसे बड़ी एक बैंक के बारे में। देखिए इंडिया में लार्ज कैप एंड ब्लू चिप टाइप बहुत सारे कंपनीज़ हैं, बहुत सारे बैंक्स हैं। उनमें से नंबर 1 बैंक कौन है? एचडीएफसी। आप सभी जानते हैं एचडीएफसी बैंक नंबर 1 है। उसके बाद जिसका नाम आता है वो कौन-सा है? आईसीआईसीआई। तो आईसीआईसीआई बैंक सेकंड पोजीशन में है। तो ये जो बैंक है, इसके बारे में आज बात करूँगा। क्योंकि इस बैंक से अभी से आप फ़ोकस रखिए, क्योंकि बड़े से बड़े माल इस बैंक के ऊपर उठाया जा रहा है। और किसने उठा रहा है? बहुत सारे इंस्टीट्यूशन उठा रहा है। तो उसी के बारे में बात करूँगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं इस कंपनी के चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं। तो देखिए मैं 5 दिनों का चार्ट पैटर्न कर दूं तो लॉसेस में है। एक मंथ में करीबन 7% तक लॉसेस दिया और 6 मंथ में करीबन 14% का रिटर्न दिया। चलो अच्छा खासा रिटर्न तो दिया। एक साल में कंपनी छोटा मोटा रिटर्न यहाँ पे दिया है। 5 साल में कितना? करीबन 143% का रिटर्न। इतना शानदार यहाँ पे रिटर्न कंपनी आपको दिया है। मैक्सिमम चार्ट पे ओपन कर दूं तो 21,000% का रिटर्न दिया है। 21,000% का। कंपनी जिस तरीके से काम किया उस हिसाब से देखा है तो कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना शानदार आपको रिटर्न दिया, करीबन 21,000% का रिटर्न। तो इस कंपनी टॉप लेवल में है। तो फिर से क्या यहाँ से गिरावट हो सकते हैं? तो मैं इस कंपनी के बारे में कुछ अपडेट दूं तभी आपको सब कुछ पता चलेगा। अगर ध्यान से इस कंपनी का एक चीज आप देखेंगे कि कंपनी का इन्वेस्टर, आप ध्यान से इस चीज को देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए आप सभी जानते हैं कि इस कंपनी के कोई भी मतलब प्रोमोटर नहीं है। प्रोमोटर तो एक भी नहीं है। तो किसने माल उठाया? एफएस ने। देखिए एफएस ने 45% का होल्डिंग रखे थे। आज भी 44.77% का होल्डिंग है। देखिए पिछले दो तीन क्वार्टर में आप देखेंगे तो एफएस ने क्या किया? होल्डिंग कम कर दिए थे। तो कितना कम किए थे? 43.54। अभी कितना है? 44.77। इसका मतलब अराउंड 1.224 आप बोल सकते हैं। इस तरीके से परसेंटेज का होल्डिंग बढ़ चुके हैं। देखिए 1% भी कई करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए डीएस के बारे में बात करूं तो 43 था। आज कितना है? 44 है। गवर्नमेंट के बारे में बात करूं, इन्होंने भी छोटा मोटा माल उठाया है। पब्लिक देखिए 10% का होल्डिंग रखे थे। आज भी 10.5% के आसपास होल्डिंग है। तो इसका मतलब है हर कोई इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर निवेश करना चाहते हैं। तो और एक बड़े इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करने वाला है। तो चलो उसी के बारे में बात कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं bfsc.com, मतलब द इकोनॉमिक टाइम, बीईवीएफएससी के ऊपर, बिजनेस फाइनेंस के ऊपर यहाँ पे आपको इस न्यूज को दिखाऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं सोसाइटी जनरल बाइज आईसीआईसीआई बैंक शेयर और रुपीज 173 करोड़, मतलब 173 करोड़ देकर कंपनी क्या किया? आईसीआईसीआई बैंक को खरीदा। तो क्या पूरा बैंक खरीद लिया? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। तो कितनी परसेंटेज खरीदारी की है? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए फाइनेंस सर्विसेज कंपनी सिक्योरिटी जनरल, तो इन्होंने क्या किया? वेडनेसडे के दिन बॉट आईसीआईसीआई शेयर्स और रुपीज 173 करोड़ थ्रू एन ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन। इसका मतलब ओपन मार्केट में ही बाई किया। तो ओपन मार्केट में बाई, और देखिए डील के माध्यम से बाई। मान के चलिए यहाँ पे एक कैंडिडेट है, इसको माल बेचना है, और दूसरे एक कैंडिडेट है, उसको डायरेक्ट माल बेचेगा। तो इसको डायरेक्ट सेल आउट किया जाता है, डायरेक्ट बाई सेल हो जाता है। मगर मान के चलिए यहाँ पे कोई बायर तो है मगर कोई सेलर नहीं है। तो वो क्या करके करेंगे? ओपन मार्केट में, मतलब मार्केट में जब ओपन हो जाएगा तब डायरेक्ट वो माल खरीदारी करेंगे। इसमें स्टॉक में क्या होगा? एक तेजी भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए देखिए मैं अगर चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं 5 दिन का, देखिए 5 दिन में इस तरीके से वोलेटिलिटी क्यों है? क्योंकि उनको देखिए डायरेक्ट तो इतना माल खरीदारी नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा मतलब परसेंटेज इधर उधर करके और डिस्काउंट में भी उसको माल खरीदना पड़ा। तो कितने माल खरीदारी किए? 20,000 शेयर। तो 20,000 शेयर उन्होंने खरीदारी किए। देखिए 20,000 शेयर खरीदने के लिए तो बहुत ज्यादा सेलर भी तो चाहिए ना।
तो इस तरीके से सेलर उसको ओपन मार्केट में मिल ही जाएगा इस तरीके से कंपनी में, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, आप ऐसे कंपनी ढूँढिए जिसका लिक्विडिटी ज़्यादा है। मतलब इस कंपनी में बायर और सेलर बहुत ज़्यादा रहते हैं। बहुत सारे कंपनी क्या करते हैं, बहुत सारे कम लोग क्या करते हैं, ऐसे कंपनी ढूँढते हैं जहाँ पे वो बाय तो कर लेते हैं, मगर सेल करने के टाइम में सेलर नहीं होता। बायर मतलब सेलर फेज़ हो जाता है। तो इस तरीके से कंपनी को अपर सर्किट और लोअर सर्किट देखने को मिलता है। तो उसमें गिरावट का आपका लॉसेस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक बहुत बड़ा अपडेट है मेरे हिसाब से, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक बड़े इंस्टीट्यूशन यहाँ पे माल उठा रहा है और माल उठा चुके हैं, और 173 करोड़। देखिए बड़े कोई प्लेयर्स जब माल उठाते हैं तब हमेशा याद रखना उस प्लेयर्स में कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी है, कुछ ना कुछ तो मतलब कारण है जिस कारण के बेसिस में इस तरीके से माल उठाया जा रहा है। कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव डेटा आया। अभी देखना है कंपनी का Q3 रिजल्ट आने वाले हैं। उस रिजल्ट में किस तरीके से परफॉर्मेंस कंपनी करते हैं। तो अगर ध्यान से इस कंपनी के डिटेल्स आप दिखा दूँ, तो मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा जो मुझे सबसे अच्छा लगा। जो है कंपनी का कासा रेशियो ठीक-ठाक है, 48 है। चलो उतना खास भी नहीं है, उतना खराब भी नहीं है। कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स देख सकते हैं, कंपनी का मार्केट कैप 6 लाख करोड़ के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो, पीबी रेशियो, फेस वैल्यू सब कुछ ठीक-ठाक है। कंपनी का बुक वैल्यू भी चलो ठीक है। कंपनी का कॉस्ट ऑफ इनकम, तो कॉस्ट ऑफ इनकम 40% के आसपास है। तो मतलब जितना खर्चा है उसके हिसाब से 40% कंपनी का इनकम हो रहा है। तो प्रोमोटर के पास कोई भी होल्डिंग नहीं है, और ईपीएस अर्निंग पर शेयर 39 रुपीज़ के आसपास है। 40 रुपीज़ आप बोल सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगा वो है सीएआर परसेंटेज, मतलब कैपिटल एडुकेसी रेशियो, जो बताते हैं कि इस कंपनी ने कितने पैसे खुद के पास रखा और कितने पैसे मार्केट में बटा। तो कंपनी के हाथ में 19% का अभी भी पैसे पड़े हुए हैं, जो पैसा वो रिटेल पब्लिक को और बिजनेस चलाने के लिए वो यूज़ करेंगे। तो आरबीआई के रूल्स के हिसाब से 9% के ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे तो साढ़े 19% के ऊपर है, तो ठीक-ठाक है, अच्छी बात है। तो प्रॉफिट ग्रोथ कितना 44%, बहुत शानदार है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज लेवल में है, 15% के आसपास है, चलो ठीक-ठाक माना जाता है। अगर रेशियोज़ के बारे में बात करूँ, तो रेशियोज़ आप देखेंगे तो नेट एनपीए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, एनपीए तो बहुत ज़्यादा था इस बैंक का, करीबन 5.5% के आसपास। वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम होते-होते अभी 0.80 के आसपास बन चुके हैं। तो कंपनी का एनआईएम, तो एनआईएम भी देखेंगे तो अच्छा खासा एनआईएम यहाँ पे देखने को मिला। तो कंपनी का कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज़ भी बहुत कम है। लायबिलिटी क्या होते हैं? मान के चलिए आपने बैंक के ऊपर स्टेट सॉरी आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर आपने सेविंग अकाउंट ओपन किया, आपने एफडी किया, तो इस हिसाब से आपको तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो ही होता है बैंक के लिए लायबिलिटीज़। तो लायबिलिटीज़ मतलब बैंक को कितना पैसा देना पड़ेगा, वो ही बैंक के लिए लायबिलिटीज़ है। वो जितना कम होगा, उतना ही ठीक है। तो पैग रेशियो बता रहा है कंपनी का बेस्ट परफॉर्मेंस है। तो सब कुछ बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला। इसीलिए इस कंपनी ने आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया और अच्छा खासा कंपनी प्रॉफिट भी मेंटेन किया। कंटिन्यूअसली कंपनी आपको रिटर्न दिया करीबन 15-20%, 17% के आसपास। तो इस कंपनी के मैं चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो मैं पहले बता चुका हूँ इस चार्ट पैटर्न के बारे में। देखिए यहाँ पे जो टॉप हाई लेवल था, इस हाई लेवल को यहाँ पे मैं मार्किंग करूँगा। इस हाई लेवल को ब्रेकआउट किसने किया था? इस कैंडल ने। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जो कैंडल यहाँ पे दिखेगा, उसके नीचे थोड़ा-सा नीचे आपको क्या करना होगा? स्टॉप लॉस लगाना होगा। और कोई भी रिट्रेसमेंट कैंडल दिखे उसमें एंट्री होना। तो कौन-सा रिट्रेसमेंट कैंडल है? यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगा इस कैंडल को रिट्रेसमेंट कैंडल कहूँगा। तो इसके ऊपर एंट्री है और इसके नीचे स्टॉप लॉस है, और इसका टारगेट कितना होगा? इसका हाई से ये जो रेंज बना, इस रेंज को आप 1:3 रेशियो में डालेंगे। मतलब यहाँ पे अगर एसएल स्टॉप लॉस 1% हो, तो इससे 3 गुना आपको टारगेट लेना है। अगर आपको स्टॉप लॉस भी हो तो 1% होगा, कोई बात नहीं। आप कहेंगे सर स्टॉक तो नीचे आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आपका तो स्टॉप लॉस यहाँ पे है, मस्ट भी आप स्टॉप लॉस लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि स्टॉप लॉस रखते ही नहीं है। उसको लगते है फिर से वो गिरेगा, फिर से वो भागेगा। वो तो एज़ ए इन्वेस्टर के लिए काम हो गया, एज़ ए ट्रेडर वाला काम नहीं है। ट्रेडर लोगों को हमेशा स्टॉप लॉस मेंटेन करके काम करना पड़ेगा, हमेशा टारगेट लेकर ही काम करना पड़ेगा। तभी एक अच्छा खासा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये था टेक्निकली चार्ट पैटर्न, और लॉन्ग टर्म विज़न के लिए मैं ज़रूर कहूँगा, जितने सारे लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बेस्ट कंपनी है, तो इसके ऊपर कंटिन्यूअसली आप कर सकते हैं। हाँ,
बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि सर इसके ऊपर तो बहुत सारे फ्रॉड केसेस भी है। कोई बात नहीं, वो केसेस जो था, वो केसेस अभी सॉल्व हो चुके हैं। तो मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।